एवरीवन। आज हम प्रदूषण चैप्टर के पॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध भोपाल त्रासदी के पीछे प्रमुख प्रदूषक था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके पीछे कौन सा पॉल्यूटेंट था। मिथाइल आइसोसाइनेट था, मिथाइल ब्रोमाइड था, डाईमिथाइल सल्फाइड था या मिथाइल क्लोराइड था। इसे बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक कारखाना था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। वहाँ से जहरीली गैस का, एक पॉइजनस गैस का लीकेज हो गया। ये गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक बहुत पॉइजनस गैस थी। इस गैस का यूज़ किस चीज़ में किया जाता था? पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक बनाने में किया जाता था। इसके लीकेज से क्या हुआ? इसके लीकेज से 2000 व्यक्तियों की जान चली गई। इस गैस, इसको हम शॉर्ट में MIC भी कह सकते हैं, इसके लीकेज के साथ एक और जहरीली गैस जिसका नाम फॉस्जीन था वो भी रिलीज़ हुई थी। तो अगर ऑप्शन में आपको दिया हो मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन, तब भी करेक्ट आंसर यही होगा। अभी यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट दिया है तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर A को लगाएंगे। अगर इसके साथ फॉस्जीन भी दिया होता तो हम तब भी उसी आंसर को लगाते। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अम्लीय वर्षा निम्न के कारण उत्पन्न होती है। जो एसिडिक रेन है किसके कारण, कौन से पॉल्यूटेंट के कारण उत्पन्न होती है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A है O3 द्वारा, ओजोन द्वारा, B है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, C है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या फिर D है SO2 और NO2 द्वारा। तो हमें बताना है। तो इसमें जो 2O है, जो 2 बना है बेटा, वो जो है O के थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसकी पोजीशन को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, यानी कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जब हम इन्हें जलाते हैं तो मेनली SO2 और NO2 जैसे केमिकल का निर्माण होता है। जैसे SO2 और NO2 जैसी गैसेस का निर्माण होता है। अब ये गैसेस क्या करती हैं, ये वायु की जो वाटर वेपर है यानी कि जलवाष्प है और अन्य केमिकल्स के संपर्क में आकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लों का निर्माण कर देती है। और ये अम्ल जो होते हैं वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं, रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और अर्थ पर एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के रूप में गिरते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो SO2 होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सबसे हानिकारक रसायन है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे हानिकारक रसायन इसमें से कौन सा है, तो SO2 होता है। एसिडिक रेन जो होती है फसलों, पौधों, भवनों, जानवरों सभी के लिए खतरनाक होती है। यानी कि क्रॉप्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, एनिमल्स को, सभी को ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, डिस्ट्रॉय करती है, हार्मफुल होती है उनके लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर A है क्लोरीन से, सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ताजमहल को किससे खतरा है, कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो ताजमहल को ख़राब कर रहा है। तो बताइए स्टूडेंट्स, सोचिए। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर B, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसका क्या कारण है, जो एसिड रेन है या अम्लीय वर्षा होती है वो भवनों को भी ख़राब कर देती है। तो ताजमहल के मार्बल को ये क्या है, ख़राब कर रही है, उसके रंग को ख़राब कर रही है। इसका कारण क्या है, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से जो प्रदूषक निकलता है जैसे SO2, NO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्साइड क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ये ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर वेपर से, जो वायु में वाटर वेपर है, जो जलवाष्प है, उसके साथ क्रिया कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और हार्मफुल एसिड्स बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अब ये अम्ल क्या करते हैं, वर्षा के पानी के साथ ज़मीन पर गिरते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। तो और वो अम्लीय वर्षा जो होती है भवनों, पौधों, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो ताजमहल जो है उसको सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से क्या हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है, उसके मार्बल को ये ख़राब कर रहा है।
अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है। SO2 पॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन है, कौन इंडिकेट करता है कि SO2 पॉल्यूशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोफाइट्स, बी है फंजाई, सी है फर्न और डी है लाइकेन। ये सभी प्लांट ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। लाइकेन जो है SO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लाइकेन का यूज़ जो है एनवायरमेंटल इंडिकेटर या फिर हम कह सकते हैं बायो इंडिकेटर या संकेतक की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की जानकारी देते हैं, इसलिए इसका यूज़ संकेतक के तौर पे किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वातावरण प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वातावरण प्रदूषण यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में लाइकेन क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण को शुद्ध करते हैं, एनवायरमेंट को प्योर करते हैं, प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, पॉल्यूटेंट्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, प्रदूषित वातावरण में गुणन कर सकते हैं यानी कि वो अगर प्रदूषित वातावरण है, अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूछा है अत्यंत प्रदूषित वातावरण में भी वृद्धि कर सकते हैं। अगर जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो क्या वो ग्रोथ कर सकते हैं, ये पूछा है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा। प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, पॉल्यूटेंट्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हवा में SO2 अधिक है तो अगर हवा SO2 से अधिक पॉल्यूटेड है तो लाइकेन वहाँ पर नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि नहीं होगी। यदि एयर क्लीन है, अगर एयर साफ़ है, प्योर है, शुद्ध है, तो क्या होगा, लाइकेन अधिक मात्रा में ग्रो करेंगे। अतः लाइकेन जो है पॉल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर हैं, अच्छे सूचक हैं, हमें बताते हैं कि प्रदूषण है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, पॉल्यूटेंट्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन संबंधित था। जो रियो डी जेनेरो में जो अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था वो किससे रिलेटेड था, पूछा गया है। ए है वन रोपण को रोकने से यानी कि पेड़ लगाने को रोकने से, ट्रीज़ को लगाने को रोकने से। बी है वातावरण के संरक्षण से यानी एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से, या फिर सी है प्राकृतिक स्रोतों के सर्वेक्षण से यानी कि नेचुरल सोर्सेज के सर्वे से। डी है मृदा की उर्वरता से यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी से। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है। शायद ये आपको पता ही हो आंसर, सोचिए बताइए। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के संरक्षण से रिलेटेड था। ये वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड था रियो डी जेनेरो का अर्थ सम्मेलन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ था, 1992 में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के मुद्दे पर, के इशू पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक सम्मेलन हुआ। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। विश्व के लगभग 172 कंट्रीज़ ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वातावरण के संरक्षण से संबंधित था, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट था, मतलब हम अपने वातावरण को कैसे बचा सकते हैं उससे संबंधित था। तो इसका आंसर सही होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के संरक्षण से। तो अगर आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें कारक हैं, यानी कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे क्या होता है, क्या कॉज करती हैं वो। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर की, स्किन कैंसर की। बी है ब्लड कैंसर, रुधिर कैंसर। सी है लिम्फोमा। डी है कोई प्रभाव नहीं यानी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स त्वचा कैंसर की। अल्ट्रावायलेट रेज से
स्किन कैंसर हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, अवशोषित करती है। ओजोन लेयर में क्या है, छेद हो रहा है, आपको पता है प्रदूषण की वजह से। तो अल्ट्रावायलेट रेज अधिक मात्रा में अर्थ पर आ जाती हैं। अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज जब अर्थ पर आ जाती हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें से एक स्किन कैंसर एक प्रमुख रोग है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। इसमें हमें बताना है कि जो जल स्रोत हैं उसको हम थर्मल पॉल्यूशन से किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं, जो भी स्रोत हैं पानी के, जो भी सोर्सेज हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ताप बिजली घरों और कारखानों से निकले गर्म पानी को नदियों में डालने पर रोक लगाकर। क्या लिखा है, रोक लगाकर। थर्मल पावर स्टेशन क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बी ऑप्शन है, नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर। सी है, नाप के विस्फोटों पर रोक लगाकर। और डी है, उपरोक्त सभी विधियों द्वारा। मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब करेक्ट हैं, ये बोला है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी विधियों से हम थर्मल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि थर्मल पोल्यूशन है क्या। देखिए, जो ताप बिजली घर हैं यानी कि थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, हॉट वाटर होता है, निकलता है। तो उस हॉट वाटर को हम लोग क्या करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से भी हॉट वाटर निकला उसको वाटर बॉडीज़ में हम डाल देते हैं, पानी के स्रोतों में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो जल स्रोतों का टेम्परेचर होता है वो क्या है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जिससे क्या होता है, वाटर की क्वालिटी, वाटर का जो गुण है वो कम हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि उसमें उस स्थान पर जो भी जलीय जीवन है, मतलब जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है, जीव जंतु मरने लगते हैं, जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब विधियाँ अपनाकर जो हमें दी हैं हम इसको रोक सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मिनामाटा रोग यानी मिनेमाटा डिजीज़ एक प्रदूषण से संबंधित रोग है जो होता है। उन्होंने बताया है कि मिनेमाटा डिजीज़ जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीज़ है, रोग है। तो वो किस वजह से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, मछलियों वाले जल में पारा यानी कि मरकरी युक्त औद्योगिक अपशिष्ट के छोड़ने पर। बी है, तेल के रिसाव समुद्र में होने से। सी है, वायुमंडल में आर्सेनिक के जमाव से। डी है, पेयजल में मानव के कार्बनिक अपशिष्ट को छोड़ने से, यानी कि कार्बनिक अपशिष्ट यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को छोड़ने से। तो बताना है कि किससे रिलेटेड रोग है, ये किससे संबंधित रोग है। तो बताइए स्टूडेंट, सोचिए, ये तो शायद आपको आता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछलियों वाले जल में पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट के छोड़ने पर। देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनेमाटा डिजीज़ एक प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीज़ है, रोग है। इसका कारण होता है कि जब वेस्ट, जैसे इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें अगर मरकरी है, मतलब वेस्ट मरकरी हमने पानी में डाल दिया, तो ये मरकरी जो होती है पारे की उच्च सांद्रता वाली मछलियों को खाने से, मतलब ऐसी मछलियाँ जिसके अंदर पारा चला गया, यानी कि पारे की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो गई, उसने पानी के थ्रू ले लिया उसको, तो जापान के लोगों में इस तरह की बीमारी फैली। उन्होंने क्या किया, इन मछलियों को खा लिया जिसमें पारा अधिक मात्रा में था। इससे क्या हुआ कि जापान में ये बीमारी फैल गई। ये किस तरह का रोग है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इससे क्या होता है, मांसपेशियां यानी कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी तरह से जल के प्रदूषण से भी कई बीमारियां फैलती हैं। यह जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शो हो रहा है आपके सामने। उसमें लिखा है कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज़ पॉल्यूशन मापा जाता है। इसमें हमें उसका मेजरमेंट बताना है कि किस यूनिट में किया जाता है, किस यूनिट में हम इसको मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, अनप्लेजेंट लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। मतलब ऐसी साउंड जो हमें पसंद ना आए, हमें तकलीफ दे, उसे हम नॉइस कहेंगे, तो शोर कहेंगे। ऑल्सो कॉल्ड स्लो किलर, ये स्लो किलर भी है क्योंकि ये कई हेल्थ संबंधी इश्यूज पैदा कर देती है हमारे अंदर। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है उसको हम किस में मेज़र कर सकते हैं, उसे किस में माप सकते हैं, डेसिबल में माप सकते हैं। क्या यूनिट होती है इसकी, डेसिबल, डीबी
इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। जनरली प्रायः 80 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड है या नॉइज़ है वो पॉल्यूशन कहलाती है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो वो नॉइज़ में आ जाती है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अगर 115 डेसिबल से ज़्यादा है तो बहुत ही हार्मफुल हो जाती है, बहुत ही हानिकारक हो जाती है। इससे क्या होता है, हेल्थ संबंधी बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि सुनने की जो शक्ति होती है, जो हेयरिंग पावर होती है, उस तक का लॉस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेसिबल में। तो नॉइज़ पॉल्यूशन को हम किस में माप सकते हैं, डेसिबल में मेज़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ नोटेड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे बनाए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।